नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम पर्यावरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए। जिसका उत्तर पता हो उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती, चारों ओर भूमि से घिरा, पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? ऑप्शन है चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। आपका सही जवाब इसमें क्या होगा, आप लोग बताइए। दोस्तों देखिए, इसमें आपका राइट आंसर है विशाखापट्टनम, ठीक है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह यह जो है भारत के पूर्वी तट का दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। अगर इसके स्थिति की बात करें कि यह कहाँ स्थित है, तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। एक चीज और इसके बारे में ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि माल के निर्यात की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो यह विशाखापट्टनम ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, यह तो उत्तरदायी नहीं है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए। नाइट्रोजन भी नहीं है। हाइड्रोजन, यह भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह जो है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कहां से होता है, तो आपका जवाब होगा वाहनों से होता है, घरेलू ईंधनों से होता है, और कहां से होता है, औद्योगिक संस्थानों से भी होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट, यह तो जल प्रदूषण का स्रोत है। रेडियोधर्मी कचरा, यह भी है। कृषि जनित कचरा, यह भी है। लेकिन खनन अपशिष्ट, ये जो है जल प्रदूषण स्रोत से संबंधित नहीं है, और यही आपको बताना था। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी दोस्तों सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग जारी करता है। इसे आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्राम पंचायतों का कार्य है, क्या कार्य है आप लोग बताइए? जल संसाधनों का रखरखाव करना, यह तो ग्राम पंचायतों का कार्य है। स्कूलों का निर्माण करना भी इनका कार्य है। बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना भी ग्राम पंचायतों का कार्य है। तो इसका मतलब इसमें इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है, क्या शामिल है बताइए? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा दोस्तों बाढ़ एवं सूखा। देखिए दोस्तों, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले जो परिणामी खतरे होते हैं, उसके अंतर्गत आपका सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, अत्यधिक वर्षा होना, यह सब शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? आप लोग बताइए। केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान राज्य लाभान्वित हुआ है, ठीक है। और देखिए इसके बारे में, इंदिरा गांधी नहर जो है दोस्तों, ये इसे हम राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं, और यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, अतिसार, खसरा। आपका सही जवाब क्या होगा? जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण क्या है दोस्तों? अतिसार है। अतिसार क्या है? अतिसार एक जल जनित रोग है, ठीक है। यह जो है कैसे होता है? यह जो है दूषित जल पीने से होता है दोस्तों, इसे याद रखना। इसे हम किस नाम से जानते हैं? डायरिया के नाम से भी जानते हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। देखिए इसमें, देखिए पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा या संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग। आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए, पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वह होता है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना और उनका संरक्षण करना। यह जो है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। तो आप लोग बताइए कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 10 जून, 5 जून, 20 जून, 2 जून। आप लोग बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट में बताइए क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? आप लोग बताइए। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा पाठ्यक्रम में बदलाव करना और गैर शैक्षिक, ठीक है, तथा रचनात्मक जो कार्य क्रियाकलाप होते हैं उसमें शामिल करना। यह जो है रणनीति सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। बच्चों का सर्वांगीण करना। क्या केवल बच्चों का सर्वांगीण विकास ही शामिल है? ऐसा नहीं है। पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। नागरिकों में आपके जो है सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। डी ऑप्शन आपका इसमें दोस्तों राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो आपको पता है सामाजिक विज्ञान में इतिहास भी शामिल है, भूगोल भी शामिल है, राजनीति विज्ञान भी शामिल है, अर्थशास्त्र भी शामिल है, लेकिन व्यवसाय शिक्षा शामिल नहीं है। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती? आपको बताना है। स्वास्थ्य की, योगा की, संगीत की। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा उपरोक्त सभी की परीक्षा नहीं ली जा सकती। देखिए दोस्तों, जो अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जाती है जो तथ्य परक होते हैं। ठीक है, और मूल्य परक जो पाठ्यक्रम होते हैं उनकी परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती है। जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, योगा हो गया, संगीत हो गया, ये सब क्या है? मूल्य परक शिक्षा है। ठीक है, या मूल्य परक पाठ्यक्रम है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? आपको बताना है। जल का विनाश करना, ये तो पर्यावरण समस्या है। जल का संरक्षण, वनों की कटाई, यह भी पर्यावरण समस्या है। भूमि का अपरदन, यह भी पर्यावरण समस्या है। तो वनों, इसमें देखिए जल का संरक्षण, जल का संरक्षण यह तो पर्यावरण के हित में है, ये पर्यावरण समस्या नहीं है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? आपको यह बताना है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, ये तो सही है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये गलत है दोस्तों। इसमें जो नहीं लिखा है यह नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था इसके स्थान पे? पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। इसमें कौन सा नहीं है यही आपको बताना था। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? आपको बताना है। दुग्ध उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से। आपका सही जवाब क्या होगा? नीली क्रांति दोस्तों आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें दोस्तों तो यह आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, यह भी आप लोग जानते रहिए। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? आपको यह बताना है। भूमि, समुदाय, परिवार, ये तीनों दोस्तों मानव पर्यावरण के एक घटक होते हैं, लेकिन जो धर्म है यह जो है पर्यावरण का एक घटक नहीं है। ठीक है, तो हमारे आसपास के जो भी चीजें हैं, जो भी वातावरण है, वह सब पर्यावरण होते हैं। उसमें हमारा भूमि भी आ जाएगा, समुदाय भी आ जाएगा, परिवार भी आ जाएगा। ठीक है, धर्म नहीं आएगा। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान क्या होती हैं? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब क्या होगा? आग्नेय शैल होती हैं। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान जो होती है दोस्तों, उसे हम आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो आग्नेय शैल होते हैं दोस्तों, इसमें जब ताप, दाब और अपरदन की क्रिया होती है तो ये जो है रूपांतरित एवं अवसादी शैलों में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है? मतलब कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गलत है। नाइट्रोजन भी गलत है, ऑक्सीजन भी गलत है। आपका सही जवाब क्या है? ओजोन परत।
ओजोन परत दोस्तों ये जो है सूरज की घातक किरणों से मतलब कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित मतलब कि संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या क्या कहते हैं? उसे बादल कहेंगे। गलत जवाब है, बादल नहीं होता है। बर्फ भी नहीं होता है। जलवाष्प ये तो ऊपर उड़ जाता है। वर्षा जो है दोस्तों यह आपका सही है। ठीक है, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित मतलब कि संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे हम वर्षा के नाम से जानते हैं। कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, आपको बताना है गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ध्रुवीय जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा? कटीली झाड़ियां जो होती है दोस्तों ये आपका गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती हैं। इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? चाय को, कपास को, जूट को, रबर को। आप लोग बताइए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? स्वर्णिम रेशा। देखिए दोस्तों जो कपास होता है आपका इसे हम स्वर्णिम रेशा के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बृहस्पति को, शनि को, शुक्र को, मंगल को। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को दोस्तों हम भोर का तारा एवं साँझ का तारा के नाम से भी जानते हैं और पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखना। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपको बताना है। दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा तिब्बत का पठार। यह कितना ऊंचा है दोस्तों? तो यह लगभग 4500 मीटर ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है। क्या है आपको बताना है। भूकंप, यह तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा है। सुनामी, यह भी प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन, यह भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन रासायनिक आपदा जो है ये जो है मानव निर्मित होता है। ठीक है, यही आपको बताना था। नेक्स्ट है, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है आपको यह बताना है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों भोपाल गैस आपदा के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जिम्मेदार है। भोपाल गैस आपदा कब हुआ था दोस्तों आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों भोपाल गैस आपदा जो है यह आपका कब हुआ था? 1984 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखना क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित हैं। आपका नाइट्रोजन गैस जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। तो इसे आप लोग याद रखना, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोरधारी वन या मैंग्रोव वन। तो आपका सही जवाब इसमें क्या होगा? आपका सही जवाब होगा दोस्तों मैंग्रोव वन। ये जो है समुद्री प्रदूषण के कारण अब नष्ट हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों सभी। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।